दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेकंड फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैं ऑलरेडी फ़र्स्ट फेज़ को कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट फेज़ में हमने पढ़ा था कि कैसे लीडर्स अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हम पर इतना अत्याचार मत करो, इतना जुल्म मत करो। लेकिन सेकंड फेज़ में ऐसा नहीं था। सेकंड फेज़ में जो लीडर्स थे ना वो एग्रेसिव हो गए थे। सेकंड फेज़ में हमारे लीडर्स ने आँख में आँख डाल के अंग्रेज़ों से बात करी। फर्स्ट फेज़ में हम अपने हक़ को मांग रहे थे, हमारा हक़ दो हमें, लेकिन सेकंड फेज़ में हम अपने हक़ को छीन रहे थे। मांगने और छीनने में बहुत फ़र्क होता है। सेकंड फेज़ 1905 में स्टार्ट हुआ था और 1916 तक चला था। दोस्तों 1905 में क्या हुआ, कांग्रेस में कुछ जवान लीडर्स का एक ग्रुप निकल कर आया सामने, और कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे ना उनके मेथड को ये लोग पसंद नहीं करते थे। जो नया ग्रुप आया था वो मॉडरेट्स के मेथड्स को पसंद नहीं करता था। देखो हमने फर्स्ट फेज़ में जिनकी बात करी थी ना, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो मॉडरेट्स कहलाते हैं। और मॉडरेट्स का ये मानना था कि हम बहुत तमीज़ से, बहुत कानून के दायरे में आप जनाब करके बात करेंगे अंग्रेज़ों से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे। लेकिन कुछ यंग लीडर्स निकल कर आए कांग्रेस में और उन्होंने कहा कि ये आप जनाब नहीं चलेगा, हम तमीज़ से बात नहीं करेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, हमें इन अंग्रेज़ों के लात मारनी पड़ेगी। कब तक हम गुजारिश करते रहेंगे, कब तक हम ऐसे ही सहते रहेंगे। और फिर एक यंग लीडर्स का ग्रुप बना जो बहुत एग्रेसिव था, और उन्हें कहा गया है असर्टिव, या फिर आप कहेंगे रेडिकल नेशनलिस्ट। ध्यान रखना ये बात, जो सेकंड फेज़ में लीडर्स उभर कर आए उनको या तो रेडिकल कहा जाता है या फिर असर्टिव नेशनलिस्ट कहा जाता है। और ये मॉडरेट्स की तरह नहीं थे, ये बहुत एग्रेसिव थे। इनका मानना था कि हमें अपने हक़ को छीनना होगा, जबकि मॉडरेट्स का ऐसा मानना था कि हमें कानून के दायरे में रहकर चलना चाहिए। फर्स्ट फेज़ वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उसका। दोस्तों अब मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ सेकंड फेज़ में इतना भड़क क्यों गए लोग, लीडर्स एकदम से भड़क क्यों गए। आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी से पहले हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था। काफ़ी बड़ी कंट्री थी हमारी, पाकिस्तान भी था हमारे पास, बांग्लादेश भी था। इसके अलावा जो स्टेट्स थे ना वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे और अलग मैप था स्टेट्स का भी। उनमें से एक स्टेट था बंगाल। बंगाल तो आप देखते हो बहुत छोटा सा आज के ज़माने में, वेस्ट बंगाल, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था। मैं आपको बताता हूँ अभी। उस ज़माने में क्या था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन। वायसराय क्या होता है जी? वायसराय होता है रूलर, जो आपकी कॉलोनी को संभालता है। जैसे आज हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपनी स्टेट को संभालता है और फिर रिपोर्ट देता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, केरला का अलग है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर एक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऊपर है, चीफ मिनिस्टर उसके नीचे काम करते हैं, अपनी अपनी स्टेट्स को संभालते हैं। तो वायसराय भी एक तरह से चीफ मिनिस्टर है। अंग्रेज़ों ने जो कॉलोनीज़ बना रखी थी ना वहाँ पर वायसराय को भेज रखा था। जैसे इंडिया एक कॉलोनी हो गई तो यहाँ का वायसराय हो गया। अफ्रीका में कॉलोनी बना रखी है तो वहाँ का वायसराय अलग है। और इन सब का हेड कौन है? इनका हेड है जो ब्रिटेन में सरकार है। बात आ रही है समझ में? तो इंडिया की जो कॉलोनी है वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था उस ज़माने में। चीफ मिनिस्टर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो वायसराय था ना लॉर्ड कर्जन, ये बंदा बड़ा मक्कार इंसान था यार। इतना इंडिया में तूफ़ान लेकर आया है ना, ये बड़ा बेकार इंसान था। बहुत सारी इसने कंट्रोवर्सीज़ करी हैं, बड़ा इसने पंगे लिए लोगों से। और इसने सबसे बेकार काम क्या किया, पार्टीशन किया बंगाल का। देखो बंगाल ना काफ़ी बड़ा था, इसमें बंगाल तो था ही, बंगाल के साथ साथ इसमें बिहार भी जुड़ा हुआ था। बिहार भी उस ज़माने में बहुत बड़ा था। झारखंड भी बिहार में मिला हुआ था, तो काफ़ी बड़ा एरिया था। इसके अलावा उड़ीसा था, छोटा नागपुर था, और भी छोटे छोटे एरिया मिले हुए थे। काफ़ी बड़ा स्टेट था बंगाल। अच्छा, बंगाली जो थे ना वो बड़ा देशभक्त हुआ करते थे। अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख रखा था बंगालियों ने। और यहाँ की बंगाल की पॉपुलेशन थी उस ज़माने में 80 मिलियन। आज के ज़माने में अगर आप देखो 2022 में जर्मनी की जितनी पॉपुलेशन है ना उतनी पॉपुलेशन 120 साल पहले बंगाल की थी। जर्मनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा आए आपको पढ़ने में। इटली का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो इटली की आज के ज़माने में 60 मिलियन है। तो कहने का ये मतलब है, समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक अच्छा खासा देश बन जाए, इतना बड़ा बंगाल था, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसकी।
तो अकेले बंगाल ने बड़ा परेशान कर रखा, अंग्रेज़ों को नाक में दम कर रखा। तो इन्होंने क्या करा, 28 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन आते हैं और कहते हैं कि जी बंगाल का बंटवारा होगा। एकदम से आते हैं और कहते हैं बंगाल का बंटवारा होगा। देखो जब बंगाल का बंटवारा हुआ ना तो हिंदू बंगाली माइनॉरिटी में आ गया। ईस्ट में क्या हुआ, जब डिवाइड हुआ ना तो वहाँ पर मुस्लिम बंगाली बहुत बढ़ गया, वहाँ पर मुसलमान बंगाली मेजॉरिटी में आ गए। और वेस्ट में क्या हुआ, वेस्ट में हालांकि हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हिंदू मेजॉरिटी में था, लेकिन बंगाली हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको। ईस्ट में क्या हुआ, मुसलमानी बंगाली बहुत बढ़ गया तो माइनॉरिटी में आ गया हिंदू बंगाली। और वेस्ट में क्या हुआ, हिंदू मेजॉरिटी में था लेकिन जो बंगाली हिंदू थे वो माइनॉरिटी में आ गए। वहाँ पर बिहार वगैरह का हिस्सा कनेक्टेड था, तो जो हिंदू बंगाली था वो माइनॉरिटी में आ गया। तो माइनॉरिटी में आके क्या होता है, आपकी ताकत कम हो जाती है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अमेरिका में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, पूरे कॉलेज में आप अकेले हिंदुस्तानी हो, या मान लो 4-5 ही हिंदुस्तानी है पूरे कॉलेज में, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो फिर तो आपकी मौज ही मौज है, हर जगह आपको अपने जैसे लोग दिखाई देंगे, हर जगह आपको भाई दिखाई देगा अपना। अब देखो अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, तो इतने बड़े फ़ैसले के पीछे कोई रीज़न तो बताना पड़ेगा। एकदम से इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, पार्टीशन कर रहे हो आप इतने बड़े स्टेट का, तो आपको बताना तो पड़ेगा क्यों कर रहे हो पार्टीशन। तो अंग्रेज़ों ने बहाना मारा, उन्होंने ये कहा कि सर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हमसे, सिस्टम को हम लोग सही से चला नहीं पा रहे हैं, बंगाल के टुकड़े कर देंगे ताकि सिस्टम बढ़िया से चले। यहाँ पर इतना बड़ा स्टेट है, अगर टुकड़े हो जाएंगे तो सिस्टम बढ़िया चल पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो पाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था, इसके पीछे की सच्चाई मैंने आपको बता दी। वो चाहते थे कि बंगालियों की ताकत कम हो जाए, बंगाली आपस में ही उलझा रहे, आपस में ही लड़ता रहे, क्योंकि बंगालियों ने अंग्रेज़ों का जीना दुभर कर रखा था। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने बनाई। बता रही है समझ में। ईस्ट बंगाल में मुसलमान बंगाली मेजॉरिटी में आ गया बंटवारे की वजह से, और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में तो था लेकिन बंगाली हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। अब हिंदू बंगाली दोनों तरफ माइनॉरिटी में आ गया तो उसका जो इन्फ्लुएंस था ना वो कम हो गया, उसकी ताकत कम हो गई। अब बात करते हैं असर्टिव नेशनलिस्ट के मेथड्स की। असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना, जो कांग्रेस में नए लीडर्स निकल कर आए थे, जिनके खून बड़ा गर्म था, नौजवान थे और बड़ा एग्रेसिव थे, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकना चाहते थे। असर्टिव नेशनलिस्ट को रेडिकल भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मेथड था इनका स्वदेशी। भारत का बना ख़रीदो, भारत का बना ख़रीदोगे तो अंग्रेज़ों के पास में पैसा कम जाएगा, और पैसा कम जाएगा तो अंग्रेज़ों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। देखो इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आपसे जितना हो सके ना इंडिया के प्रोडक्ट्स को ख़रीदो। ऐसा करेंगे ना तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, महान बनेगा। तो ऐसी ही कुछ सोच थी उस ज़माने में भी कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, अपने भारत के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है। और जब आप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स को ख़रीदोगे तो क्या होगा, बाइकॉट अपने आप हो जाएगा। अंग्रेज़ों का सामान का बहिष्कार करो, बाइकॉट करो। देखो जब आप स्वदेशी अपनाओगे, भारत के बने प्रोडक्ट्स को ख़रीदोगे तो अंग्रेज़ी प्रोडक्ट का खुद ब खुद बाइकॉट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुर्ता चाहिए, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं विदेश का बना हुआ कुर्ता ख़रीद लूँ मशीन का, या फिर हिंदुस्तानी ख़रीदूँ कुर्ता। तो अगर मैंने हिंदुस्तानी कुर्ते को ख़रीदा, स्वदेशी को अपनाया, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ी प्रोडक्ट बाइकॉट हो गया। बात आ रही है ना समझ में। एक ही तो प्रोडक्ट को ख़रीदूँगा ना, तो अगर स्वदेशी को आपने अपनाया तो अंग्रेज़ी प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली बाइकॉट हो जाएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बाद आता है सर नेशनल एजुकेशन। देखो असर्टिव नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम में आएँ, सरकार चलाएं, बढ़िया लीडर्स बने, देश को आगे लेके जाएं, और उन सब के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लीडर बनोगे, एक अच्छी पोस्ट आप चाहते हो, तो आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अगर एजुकेटेड नहीं होगे तो सही फ़ैसले कैसे ले पाओगे। देखो अभी तक एजुकेशन अंग्रेज़ों के हाथ में थी, अंग्रेज़ जैसा आपको चाह रहे थे पढ़ा रहे थे, इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, लेकिन नेशनल एजुकेशन स्कीम के तहत हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन को दिया जाने लगा ताकि हर कोई पढ़ाई कर सके।
अब अगर कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, तमिल बोलता है, तो उसको तो हिंदी नहीं आती, तो उसको तमिल में एजुकेशन दी जाए। तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन स्कीम के तहत पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कॉलेजेस को खोला, स्कूल्स को खोला, ताकि हर कोई पढ़ाई कर सके। मेथड्स में इसके बाद आता है पैसिव रेजिस्टेंस। अब ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आपने सुना होगा, मान लो मेरा कोई दुश्मन है, मैंने उसके एक झापड़ मारा जाके कस के, तो ये हो गया एक्टिव। एक्टिवली मैंने उसको क्या करा, रिस्पॉन्स करा। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लो मेरा दुश्मन मेरा बिजनेस में पार्टनर है, तो मैंने क्या करा, उसके साथ में डील्स करना बंद कर दी। तो देखो, हर्ट तो दोनों तरफ हुआ है ना। मेरा दुश्मन झापड़ मारा, उसमें भी हर्ट हुआ है, और अगर बिजनेस की डील तोड़ी है तो उसमें भी हर्ट हुआ है। लेकिन झापड़ मारना है एक्टिव, इसमें आपको इंस्टेंट रिवेंज मिलेगा। एक्टिव हो गया ना, एकदम से मिल गया। और अगर आपने बिजनेस की डील को तोड़ा तो यहाँ पर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में कोई खून खराबा नहीं करा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, उनकी पिटाई नहीं करी, गोलियां नहीं मारी उनको, बल्कि दूसरा रास्ता अपनाया, उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया, अंग्रेज़ों को खोखला करने का काम किया धीरे धीरे। इसका रिज़ल्ट एकदम से तो दिखाई नहीं दिया भाई। अगर आप कोई प्रोडक्ट बायकॉट करोगे तो एकदम से तो रिज़ल्ट दिखाई नहीं देगा उसका, लेकिन धीरे धीरे वो खोखला होता रहेगा सिस्टम। दोस्तों, इन लोगों ने हिंदुस्तानियों की हिम्मत को बढ़ाने के लिए रिवाइवलिज्म का यूज़ किया। रिवाइवल का मतलब होता है ज़िंदा करना। तो इन्होंने क्या करा, हमारी हिस्ट्री को, हमारे ट्रेडिशन को ज़िंदा किया। हम भूल चुके थे कि हम किस मिट्टी में जन्मे हैं। ये तो वो मिट्टी है जहाँ पर शिवाजी महाराज ने कभी घुटने नहीं टेके, हमेशा सीना तान के खड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया, ताकि लोगों में जोश आए, उन्हें पता लगे कि शिवाजी महाराज कितने महान थे। और भी बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, विक्रमादित्य के बारे में बताया, राणा प्रताप के बारे में बताया, ताकि हमारी नसों में दौड़ रहा लहू गर्म हो जाए और हम जान जाएं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जान के ना हिम्मत मिलती है जुल्म को सहने की। आज़ादी तो शहादत मांगती है, उसमें तो बहुत जुल्म किया जाता है, तो इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। सीने में आग होनी चाहिए आज़ादी की उन तकलीफ़ों को झेलने के लिए। बहुत सी मुश्किलें तकलीफ़ें आएंगी सामने, लेकिन इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लाल, बाल और पाल के बारे में बताऊंगा। ये तीनों बहुत ही महान लीडर्स थे। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कहा जाता है। फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि असर्टिव नेशनलिज्म में जितने भी लीडर्स थे, उन सब में सबसे बड़ा रोल था बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों, इन्होंने हिंदुस्तानियों के सीनों में देशभक्ति की आग को लगाने का काम किया। कांग्रेस ने जिस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उस कांग्रेस को इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया था इन्होंने, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है शांति को भंग कर देना, शोर मचा देना, बेचैनी ला देना। तो बाल गंगाधर तिलक एक तूफ़ान को लेकर आए थे हिंदुस्तान में, जिससे अंग्रेज़ बड़ा परेशान थे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने पूना न्यू स्कूल को बनाया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बनाया 1884 में, ताकि एजुकेशन फैल सके। आप ध्यान दीजिए, ये सारे लीडर्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है डिमांड ऑफ स्वराज। वही बात कि देश हमारा है तो शासन भी हमारा ही होगा, सिस्टम भी हमारा ही होगा। बाल गंगाधर तिलक पहले लीडर थे जिन्होंने ओपनली स्वराज की डिमांड की थी। इनका नारा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो स्वराज मेरा हक है और मैं स्वराज को लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक का थोड़ा एग्रेसिव नेचर था। इन्होंने क्या करा सर, लाठियाँ चलाना सिखाया हिंदुस्तानी नौजवानों को। लाठी तो पता है ना, एक बड़ा सा डंडा होता है, उसको चलाते हैं लाठी। तो लाठी चलाना सिखाया और क्या करा, अखाड़ा खुलवाया। अखाड़ा तो आपको पता ही होगा, कुछ इस तरह का होता है, मिट्टी होती है यहाँ पर और पटखनियाँ दी जाती हैं। यहाँ पर भाईजान चित कर रहे हैं पहलवानों को। तो अखाड़ा खुलवाया इन्होंने ताकि नौजवान अपने जिस्म को मजबूत कर सकें और देश के काम आ सकें।
भाई जब फिजिकली स्ट्रांग होगा बंदा जब ही तो आंदोलन कर पाएगा, जब ही तो काम आएगा देश के। इन्होंने कहा कि मांगने से नहीं चलेगा जी, अब तो हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, ग्राउंड लेवल पर ना लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, लोगों से एकदम कनेक्टेड रहते थे ग्राउंड लेवल के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने क्या करा सर, गणपति फेस्टिवल को मनाया, शिवाजी फेस्टिवल को मनाया, और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि हिंदुस्तानियों का सोया हुआ ज़मीर जाग उठे, उनके खून में उबाल आ सके, नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना जाग सके। इसके अलावा 2 अखबार भी निकाले इन्होंने, मराठा के नाम से जो कि इंग्लिश में था, और केसरी के नाम से जो कि मराठी में था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अखबार सबसे बढ़िया सोर्स था लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का। इसके अलावा इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो इस तरह से इन्होंने नेशनलिज्म को जगाया हिंदुस्तानियों में। दोस्तों आप इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ लेना, आपके सिलेबस में बस 2 ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, बाल गंगाधर तिलक में ना आपको महात्मा गांधी की परछाई भी मिलेगी। महात्मा गांधी बाद में आएंगे, लेकिन आप देखो जो महात्मा गांधी बाद में करेंगे वो बाल गंगाधर तिलक ने करना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी इनकी कॉपी करेंगे, जो रास्ता ये बना रहे थे उसी रास्ते पे चलेंगे। महात्मा गांधी को भी स्वराज चाहिए था, हमारा देश है तो हमारी सरकार हो, और बाल गंगाधर तिलक को भी स्वराज चाहिए था। महात्मा गांधी भी लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, ग्राउंड के ऊपर जुड़े हुए थे, और बाल गंगाधर तिलक भी ग्राउंड पे लोगों के साथ में जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक दोनों को ही जेल भी हुई थी, और इन दोनों ने बाइकआउट भी करा, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बाइकआउट करो। तो बाल गंगाधर तिलक हमें महात्मा गांधी की भी याद दिलाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश फॉर ऑल ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करे तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ में, स्कूल के ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, और लाइक करो यार हमारी वीडियोस को। मैं बहुत जल्द आपके सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दूंगा, बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की। बाल हमने पढ़ लिया है, अब बारी है पाल की। लाल बाल पाल है ना, तो बाल तो हमने पढ़ लिया, पाल पढ़ेंगे अब, इसके बाद आएंगे लाल। बिपिन चंद्र पाल साहेठ में पैदा हुए थे, अब यह हिस्सा बांग्लादेश में है, और मैं आपको बताऊं फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने एक नई सोच को दिया था, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लेकर आए थे। मैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया जर्नलिस्ट थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अखबार बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। तो एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून और न्यू इंडिया, इन तीनों न्यूज़पेपर में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देश प्रेम को जगाने का काम किया है इन्होंने अखबारों में लिख लिख के। अखबार में लिख लिख कर इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया था, और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में भी बंद कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों बाकी सभी लीडर्स की तरह बिपिन चंद्र पाल भी नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। देखो समाज में चल रही बुराइयों को एजुकेशन ही ख़त्म कर सकती है। अब एक नीच जात में पैदा हुआ है बंदा, तो उसमें उसकी क्या गलती है, वो भी तो इंसान ही है, उसका भी तो खून लाल रंग का है, लेकिन नहीं, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है उसको बदलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। इस तरह की मेंटालिटी जो है ना समाज के अंदर दरारें डालती है, एक दूसरे को अलग करती है, जोड़ती नहीं अलग करती है। लेकिन जब आप एजुकेटेड होगे तो फिर आप एक दूसरे से जुड़ पाओगे। समाज में पड़ी इन दरारों को एजुकेशन भरने का काम करेगी। इसके अलावा नेशनलिज्म को जगाने में भी एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। देखो जब इंसान एजुकेटेड होगा ना तो उसे अपने राइट्स के बारे में पता होगा, वो अवेयर होगा, उसे पता होगा कि मेरा हक क्या है, उसे पॉलिटिक्स पता होगी, वो सही से फैसला ले सकेगा, देश के हित में सोच सकेगा। बात आ रही है समझ में? मान लो कोई अनपढ़ है, उसको क्या लेना देना इकोनॉमिक ग्रोथ से, जीडीपी से, राइट से, कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक अनपढ़ इंसान सही फैसले नहीं ले सकता, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। वो आंदोलन वगैरह तो कर सकता है, लेकिन एक लीडर के लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ इंसान प्रोटेस्ट वगैरह तो कर सकता है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए एजुकेशन को होना बहुत ज़रूरी है। देश को आगे ले जाने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना आपको कि ये कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, तो जाति पाति ने क्या कर रखा है, समाज को बांट रखा है। तो इन्होंने कहा कि भाई सब भारतवासी एक बराबर हैं, आपस में शादियां करो, एक दूसरे से शादियां करो, ताकि हमारी जो दरारें हैं समाज में पड़ी हुई वो ख़त्म हो सकें।
आपस में शादियाँ करोगे तो एकता बढ़ेगी समाज में। और साथ में बैठकर खाना खाओ, साथ में बैठकर खाना खाओगे तो प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ेगा। दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल ने विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया था। विडो कहते हैं विधवा को, तो अगर किसी का पति मर गया है तो वो औरत दोबारा से शादी करे। औरतों की एजुकेशन पर बहुत जोर दिया इन्होंने। औरतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं देश को सुधारने के लिए, विकास करने के लिए। देखो, एक बच्चे का जो पहला टीचर होता है वो उसकी माँ होती है। माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अच्छे से अपने बच्चे को पाल पोस सकेगी, उसको एजुकेट कर सकेगी, अच्छे बुरे के बारे में बता सकेगी और एक बढ़िया नागरिक बना सकेगी देश का। इसके अलावा मर्दों के साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर भी लड़ सकती है। दोस्तों, इन्होंने स्वदेशी को अपनाया। देश का सामान खरीदो, अंग्रेज़ों का बायकॉट करो। देखो, बायकॉट और स्वदेशी को अपनाना तो लगभग सभी लीडर्स ने किया है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो सब में मिलेगा आपको। हर कोई ये कह रहा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बायकॉट करो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो अमीर लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा टैक्स लो, अमीरों से वसूली करो, आप गरीबों का खून चूसने में क्यों लगे हुए हो। देखो, जो टैक्स है ना, भारी टैक्स, वो गरीब बेचारा कैसे देगा। कोई 10,000 15,000 रुपये महीने का कमा रहा है, वो कैसे टैक्स देगा आपको, बताओ। आज के ज़माने का बता रहा हूँ, उस ज़माने का 10,000 मत समझना। तो वो कैसे टैक्स देगा। लेकिन जो अमीर है, वो अगर अमीर 5-10 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो मोटा टैक्स भी दे सकता है। तो इन्होंने यही कहा कि जो अमीर लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलो, उन पर मोटा टैक्स लगाओ, लेकिन गरीबों को बख्श दो, वो तो बेचारा मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाता है। दोस्तों, मज़दूरों से अनलिमिटेड काम करवाया जाता था। आपने अक्सर सुना होगा, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे भूखे प्यासे लगे पड़े रहते थे बेचारे। कई बार क्या होता था, मज़दूर मर जाते थे मज़दूरी करते करते, इतनी बुरी हालत होती थी उनकी। लेकिन बेरोज़गारी थी तो करना पड़ता था काम, क्या करें। तो बिपिन चंद्र पाल ने मज़दूरों की बेबसी को सुना और डिमांड करा सरकार से कि मज़दूरों से सिर्फ 48 घंटे ही काम करवाना चाहिए हफ्ते में, और उनको थोड़े बेहतर पैसे देने चाहिए मज़दूरी के। इतना कम पैसे क्यों देते हो, थोड़ा बढ़ा के दे दो। दोस्तों, अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की। इनको कहा जाता है पंजाब केसरी या फिर शेर पंजाब। देखो, वैसे तो लाला लाजपत राय काफ़ी शांत स्वभाव के थे, शांति प्रिय इंसान थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जो मक्कारियाँ करी है ना, बंगाल का जो बंटवारा किया था, उसकी वजह से शेर पंजाब का खून खौल उठा। एग्रेसिव नेचर इन्होंने अपनाया। ये पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में इन्होंने रियलाइज़ करा कि यार जो मॉडरेट्स हैं ना, उनकी पॉलिसीज़ कुछ काम की नहीं है। अर्ली नेशनलिस्ट हैं, मॉडरेट्स हैं, वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं ब्रिटिशर्स को, वो कहाँ समझने वाले हैं। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि भैया ये चिट्ठी विट्टी लिखने से कुछ नहीं होने वाला अपना, और फाइनली ये असर्टिव नेशनलिज्म में आ गए। शेर पंजाब समझ गए थे कि अंग्रेज़ों को उनकी ही ज़ुबान में समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये एजुकेशनलिस्ट और एक बहुत पावरफुल राइटर थे। इन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट किया था जिसका नाम था यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया मैगज़ीन में अपनी राइटिंग से इन्होंने हिंदुस्तानियों को मोटिवेट किया कि वो देश के लिए खड़े हों। फिर इन्होंने कुछ किताबों को भी लिखा, जैसे द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत ही मशहूर किताबें हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम, ये दोनों अखबार उर्दू में लिखे, डेली आते थे ये, और हफ्ते में एक दिन आता था इंग्लिश का अखबार जिसका नाम था पीपल। इन अखबारों को भी लिखा इन्होंने। दोस्तों, लाला लाजपत राय भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ये आर्य समाज के साथ में जुड़े हुए थे। आर्य समाज हिंदुओं का एक मूवमेंट था जो समाज के कल्याण के लिए बना हुआ था। इन लोगों ने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, बेसहाराओं को सहारा देने का काम किया, विधवाओं के लिए घरों को बनवाया, बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाए। लाहौर में DAV कॉलेज को खुलवाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने 1886 में। इसके अलावा इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी नाम करके एक संस्था को बनाया था, और इस संस्था का ये एम था कि वो समाज के दबे कुचले पिछड़े हुए लोगों को सहारा दे सके, समाज के दबे कुचले लोगों को उठा सके। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी काम किया है। देखो, उस ज़माने में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी विदेश में थे, तो इन्होंने विदेश में जाकर गुहार लगाई कि आप हिंदुस्तानियों का साथ दो अपने देश को आज़ाद कराने में। विदेश में जाके बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है तुम्हारे भाइयों के ऊपर, हमारे ऊपर।
तो आप हमारा साथ दो देश को आज़ाद कराने के लिए। जनाब अमेरिका में भी गए थे। अमेरिका में भी भाई साहब ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था 1914 में। दोस्तों 1928 में लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के ख़िलाफ़, और प्रोटेस्ट के दौरान इन्हें काफ़ी ज़ख्मी कर दिया गया था लठ मार मार के। इतना ज़ख्मी हो गए लाठी चार्ज में कि 1 महीने के बाद ही 17 नवंबर 1928 में इनका देहांत हो गया। साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE हिस्ट्री और सिविक्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एक एक बात मैंने बताई है, तो वीडियोस को देखो, फ़ायदा उठाओ। जय हिंद।